तो देखिए बच्चों, अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आपको इस तरीके से दिया गया है। ये स्क्वायर शेप में चार रॉड को ज्वाइन किया गया है ना, इस तरीके से। इसमें से दो रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जिनका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है लैम्डा कूलम पर मीटर। और दो जो रॉड हैं वो आपकी बच्चों कैसी हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, जिनकी चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, है ना। और स्क्वायर के फॉर्म में है। एक जो रॉड की लेंथ है बच्चों, एक साइड जो है वो ए लेंथ की है, ऐसा आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि जो सेंटर होगा इस स्क्वायर का, वो जहाँ पे दोनों डायगोनल्स कट करेंगी, उस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई एट ओ, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों फाइंड आउट करते हैं हम लोग। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें अगर फाइनाइट रॉड वाले का केस याद करें तो इसमें ये जो बच्चों परपेंडिकुलर है, अगर ये पूरी साइड ए है तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी डी, वो a/2 है। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। और ये भी आप समझ पा रहे होंगे कि ये इसके मिड पॉइंट मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में होगी। तो ये एंगल भी, क्योंकि डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है स्क्वायर के, ये आपको पता है। तो ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल भी बच्चों 45 डिग्री है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जब एंगल बाइसेक्टर पे है तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, परपेंडिकुलर होगी। तो अगर ये लैम्डा कूलम प्लस है तो इससे अवे होगी ऐसे। अच्छा बच्चों, अब ये सिमेट्रिक है। आप ये कहीं से भी देख लो, इस माइनस लैम्डा से देख लो, इस माइनस लैम्डा से देखो 45 45, इस प्लस लैम्डा से देखो। तो ये जो चारों रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन तो अलग अलग होगी बट जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। यानी कि मैं किसी एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं तो बाकी सबका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो सेम है। तो एक काम करते हैं हम, इस रॉड के कारण यहाँ पहले तो मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूँ, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड, सबके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, है ना। और ये हम डायरेक्शन जानते हैं, तो हम सबसे पहले एक रॉड के कारण मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, बाकी रॉड के कारण निकालने की जरूरत नहीं है, वही मैग्नीट्यूड होगा, फिर हम डायरेक्शन देख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन, तो आपने इस रॉड के कारण निकालना बच्चों, ये रॉड है ना, इसकी लेंथ ए है और ये इसका पॉइंट है बच्चों ओ। और यहाँ से ये एंगल और ये एंगल आपका 45 डिग्री 45 डिग्री है ना। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। और ये लैम्डा कूलम पर मीटर, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, अगर आपको याद है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2k लैम्डा बाई डी, है ना बच्चों। यहाँ पे ये जो डी है परपेंडिकुलर दूरी, ये a/2 हो जाएगा, है ना, d इज a/2, ये हमने पहले ही देख लिया। और इंटू साइन थीटा, जो ये थीटा इक्वल एंगल है, तो यहाँ पे साइन 45 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2k लैम्डा बाई डी, डी की वैल्यू a/2 और साइन 45 है बच्चों 1/√2। तो √2 और ये 2 कैंसिल, तो √2 बचेगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रॉड के कारण जो मैग्नीट्यूड आया वो 2√2 के लैम्डा बाई ए, ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, और ये √2 और ये 2 कैंसिल, तो यहाँ √2 बचा। तो ये बचेगा बच्चों 2√2, तो 2√2 के लैम्डा बाई ए। तो ये हमारा एक रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक रॉड के कारण मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके बाद फिर हम चारों रॉड के कारण देखेंगे तो ई ही मैग्नीट्यूड होगा, है ना। अब डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। तो इस वाले के कारण ये अवे फ्रॉम, मतलब इस साइड है, इस साइड है बच्चों, और इस नेगेटिव वाले कारण टूवर्ड्स होगा, है ना। ये मैंने आपको रॉड वाले में केस में समझाया था। तो इसके कारण ई इधर और इसके कारण भी ई इसी डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 2e बच्चों। तो ये आपका 2e हो गया। वैसे ही इस प्लस वाले लैम्डा के कारण ऊपर की ओर, और ये माइनस वाले के कारण भी ऊपर की ओर, तो ये फिर से 2e हो जाएगा। तो इनका जो रिजल्टेंट है बच्चों वो एंगल बाइसेक्टर पे ये आएगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर 2e है, तो जो आपका ई नेट होगा वो होगा √2 इंटू 2e। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे ई नॉट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आया है, डायगोनल की डायरेक्शन में। और हमें समझ में आ गया है कि उसका जो है, जब दो इक्वल वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं, √2 एफ होता है फोर्स अगर हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2e वैल्यू है, तो √2 इंटू 2e, है ना। तो ये हो जाएगा 2√2e बच्चों, और e की वैल्यू वो है। तो अगर हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2 इंटू, मतलब ये 2√2 मल्टीप्लाइड बाई 2√2 के लैम्डा बाई ए। और इसको अगर फर्दर लिखेंगे बच्चों
तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो देखो, √2 इंटू √2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, तो ये हो जाएगा बच्चों 8k लैम्डा बाई ए। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम कैसे किए जाते हैं। देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऐसा ये इन्फिनाइट रॉड है, तो ये इन्फिनाइट रॉड इस पॉइंट तक आता है, फिर 90 डिग्री पर इसको बेंड करके फिर इन्फिनिटी तक चले जाता है। तो ये बच्चों आपका लैम्डा कूलम पर मीटर से चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। आपको इस पॉइंट पी पर, जो इस रॉड से भी परपेंडिकुलरली ए दूरी पर है और इस रॉड से भी परपेंडिकुलरली ए दूरी पर है, उसका आपको बताना है बच्चों कि इनके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई इंटू पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पी पॉइंट पर है ना, जो इससे भी ए दूरी पर, इससे भी ए दूरी पर। तो आई होप आपको क्लियर होगा सवाल। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप एक काम कर लिया करो, इस टाइप से जब क्वेश्चन आता है तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया करो। ये जो रॉड है इसको सेमी इन्फिनाइट मान लेते हैं, और ये फर्स्ट पार्ट है, और इसको हम ब्लू कलर से मार्क कर रहे हैं, और ये जो आपका दूसरा पार्ट है इससे ये जो इन्फिनाइट है, तो इनको दो रॉड में तोड़कर हम इनको सॉल्व करेंगे, है ना बच्चों। अब यहाँ पे वो सेमी इन्फिनाइट वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो नहीं लगाएंगे बच्चों, क्योंकि ये वाला पॉइंट है ये बिल्कुल एंड पे नहीं है। वो फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, तो ऐसे सेमी इन्फिनाइट होता था वायर, तो ये डी दूरी पे यहाँ पे होता था, है ना, एक ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था कितना, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई डी, के लैम्डा बाई डी, है ना बच्चों। तो ये फिलहाल हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं ये फॉर्मूला, जो हमने केस स्पेशल केस किया था, क्योंकि ये बिल्कुल एंड पे नहीं है पॉइंट, है ना, उसके एक एंड पे नहीं है, ये कहीं बीच में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो θ1 और θ2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इस एंड से पहले हम फर्स्ट वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देख रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने ये लिया है, और ये इस एंड को जोड़ने के लिए मैंने ये ले लिया, और इसको ये इन्फिनिटी को जोड़ने के लिए तो आपको पैरेलल लेना पड़ेगा। तो ये एंगल आ जाएगा बच्चों आपका 90, और ये एंगल हो जाएगा, देखो आपका ये वाली दूरी भी ए है और ये भी दूरी ए है, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 45, और ये एंगल हो जाएगा बच्चों 90। अब आपको पता है मैंने आपको उसमें बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि कभी भी आपको जब एंगल θ1 और θ2 नापना बनाना है, θ1 और θ2 मानना है, तो हमेशा छोटे एंगल को θ2 माना करो, उससे कंफ्यूजन नहीं होता है साइन का, है ना। तो ये 45 डिग्री मान लिया, और θ1 बड़े एंगल को माना करो, तो हमने θ1 जो है वो 90 को मान लिया। अब आपको पता है कि इस रॉड के कारण दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द रॉड होती है, ये हमने डायरेक्शन देखे हुए हैं बच्चों, है ना। और जो ई पैरेलल है वो जिधर एक्स्ट्रा पोर्शन है, तो एक्स्ट्रा पोर्शन राइट साइड है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो जो पैरेलल होगा वो लेफ्ट साइड होगा, तो ये आपका ई पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इनकी वैल्यू हम लिख लेते हैं बच्चों, है ना। तो आपको पता है ई परपेंडिकुलर अगर हम निकालेंगे तो ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होगा के लैम्डा बाई डी, डी की जगह यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों ए है, और अंदर साइन θ1 डेट इज 90 प्लस साइन θ2 डेट इज 45। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा के लैम्डा बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ये 1 बचेगा बच्चों, और प्लस ये बचेगा साइन 45, तो साइन 45 होता है 1/√2। तो ये हमने लिख लिया। तो ये आपका जो आ गया बच्चों, ये आ गया के लैम्डा बाई ए, और ये 1 + 1/√2। चलो, तो उसके बाद फिर अगर आप ई पैरेलल निकालेंगे तो ई पैरेलल क्या हो जाता है बच्चों, के लैम्डा बाई ए कॉस θ2, तो कॉस θ2 मतलब कॉस 45 प्लस कॉस θ1, सॉरी बीच में माइनस होता है, माइनस कॉस θ1 तो कॉस 90। तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई ए, और कॉस 90 तो बच्चों 0 होता है, और ये 1/√2, तो ये √2 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा के लैम्डा बाई √2 इंटू ए। ये आपका ई पैरेलल है बच्चों, है ना, ये ई पैरेलल है, और ये ई परपेंडिकुलर है। अब हम सेकंड रॉड के कारण देखें तो उसमें भी यही है, θ2 जो है बच्चों वो कितना 45, लैम्डा लैम्डा ही है, और θ1 जो है उसको जोड़ने के लिए आपको 90 डिग्री पर एंगल बनाना पड़ेगा। तो वही मैग्नीट्यूड आएगा जो आपने इस सेमी फाइनाइट के लिए निकाला, क्योंकि वही एंगल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही है और चार्ज ही वही है। तो इसमें भी एक ई परपेंडिकुलर होगा, अवे ये ई परपेंडिकुलर,
तो इसका भी यही फॉर्मूला होगा बच्चों। और इसका जो ई पैरेलल होगा ऊपर एक्स्ट्रा पोर्शन है तो नीचे की तरफ होगा ई पैरेलल, तो ये आपका ई पैरेलल है। और इसकी जो वैल्यू है वो वही है जो आपका इसके ई पैरेलल का था, निकालेंगे तो ये √2 है, तो दोबारा निकालने की उसको जरूरत है नहीं। अब देखो बच्चों, ये जो आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, हमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, तो हॉरिजॉन्टल वाले जो हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो पी पॉइंट पे होगा कब ये कि आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बचेगा, ये आपका हो जाएगा बच्चों दिस माइनस दिस, है ना, ये ई परपेंडिकुलर माइनस दिस, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा बच्चों के लैम्डा बाई ए, आप कॉमन ले लो के लैम्डा बाई ए, तो दोनों में कॉमन है ना, ये ई पैरेलल और ये ई परपेंडिकुलर, तो अंदर क्या बचेगा, ई परपेंडिकुलर 1 माइनस 1/√2, 1 प्लस 1/√2 और माइनस ये वाला आप माइनस कर रहे हो ना, तो 1/√2 आएगा, तो माइनस 1/√2, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपका ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो बचेगा के लैम्डा बाई ए, है ना। तो बच्चों आई होप आपको क्लियर होगा कि के लैम्डा बाई ए कैसे बचा है, ठीक। उसके बाद फिर आप देखें तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक नेट बचेगा, फिर से वही हो रहा है ई परपेंडिकुलर माइनस ई पैरेलल, तो इससे ये माइनस करोगे तो फिर से √2 1/√2 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी बचेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी ये भी के लैम्डा बाई ए बचेगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो नेट है बच्चों, तो आपको पता है 290 डिग्री में दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी वो होगा √2 के लैम्डा बाई ए। तो दिस इज द फाइनल आंसर, न्यूटन पर कूलम अगर यूनिट लिखना चाहें तो ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों, √2 के लैम्डा बाई ए। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इसमें क्या बोला गया है कि आपके पास एक इन्फिनाइटली लॉन्ग रॉड है, चार्ज रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर, और डी दूरी पर परपेंडिकुलर उससे डी दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका चार्ज क्यू है और मास एम जो है, मास एम है ना बच्चों, एक पार्टिकल रखा है जिसका चार्ज क्यू है और मास एम है, और ये बोला गया ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, डी दूरी पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है ना। फिर आपसे ये बोला जा रहा है इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस द चार्ज क्यू अलोंग द परपेंडिकुलर टू द रॉड, अगर हम इसी परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अभी ऑसिलेशन होगा क्यों ये आप समझ लो। पहली बात तो यहाँ इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि इस पोजीशन पे क्या होगा, नीचे की तरफ बच्चों mg फोर्स लग रहा है और ऊपर की तरफ जो है वो इसका QE फोर्स लग रहा होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसी भी डी दूरी पर इन्फिनाइट रॉड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों वो होती है कितनी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 2k लैम्डा बाई डी, ये हमने देखा हुआ है, मतलब ये हमने स्पेशल केस में पढ़ा हुआ था, है ना। तो आपको याद होगा 2k लैम्डा बाई आर होता है, लेकिन आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो यहाँ पे हम डी बोल रहे हैं उसको। अब होगा क्या कि ये 2k लैम्डा बाई डी हो गया बच्चों, ये QE और ये इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, इसलिए यहाँ पे नेट फोर्स 0 है और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो आप बोल सकते हो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन बच्चों क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो जो आपका mg है वो बच्चों QE के बराबर हो जाएगा, है ना, और E की वैल्यू है 2k लैम्डा, तो यहाँ पे Q का मल्टीप्लाई हो रहा है अपॉन D, तो 2k लैम्डा Q बाई D जो है बच्चों वो mg के बराबर है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से हम इक्वेशन 1 इसको बोल सकते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब उसके बाद उन्होंने ये बोला कि इसको आप स्लाइटली डिस्प्लेस करो, तो मान लीजिए हम स्लाइटली इसको डिस्प्लेस करते हैं ऊपर की तरफ इक्विलिब्रियम पोजीशन में, x अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें तो होगा क्या कि जब आप इसको ऊपर स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे बच्चों तो ये जो परपेंडिकुलर रॉड है यहाँ थोड़ा सा हम बनाते हैं, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंच गया है, पहले जहाँ अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन था उससे ऊपर, तो ये QM आ गया है मास, है ना, और ये जो दूरी है अब बच्चों ये हो गई है d प्लस एक्स,
तो देखो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये ऊपर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों QE, ये कम हो जाएगी। और क्योंकि जो आपका mg फोर्स है वो तो कांस्टेंट फोर्स है, तो उसकी वैल्यू वहीं रहेगी। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा, तो बच्चों ये नीचे की तरफ आएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, यानी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो जब यहाँ पे आएगा तो इसकी स्पीड आ जाएगी कुछ, अब यहाँ रुकेगा नहीं, जब वो आएगा नेट फोर्स भले ही जीरो हो जाएगा, वो नीचे निकल जाएगा। तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस, क्योंकि mg तो कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स हो जाएगा। तो फिर वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी, फिर एक जगह रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये इस तरह ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। तो यही पूछा गया है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, वो हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे बच्चों देखो नेट फोर्स जो है वो लिख सकते हैं। अब आपको याद होगा एसएचएम में क्या होता था कि जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस करो बच्चों, ऊपर की डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेस किया तो वो डायरेक्शन आप पॉजिटिव मानो, और नीचे की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव मानो, है ना। जिस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेस किया उस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, नीचे की डायरेक्शन जो है बच्चों उसको हम नेगेटिव मानेंगे। अब हम नेट फोर्स लिखेंगे ये डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर, तो हम लिखेंगे बच्चों एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन, एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन जो बच्चों नेट फोर्स है आपका वो कितना हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू, देखो ऊपर की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों QE। अब ये जो E है ये बदल चुका है, तो यहाँ E डैश लिख लो, तो ये हो जाएगा QE डैश माइनस, नीचे की तरफ mg लग रहा है तो नीचे की तरफ हमने नेगेटिव साइन है इसलिए माइनस हमने mg को ले लिया। अब देखो बच्चों इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो आपका नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा QE डैश, तो E डैश की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2k लैम्डा, और Q तो मल्टीप्लाइड है अपॉन डिस्टेंस, अब चेंज होकर D से D प्लस एक्स हो गई है, तो ये D प्लस एक्स कर लेते हैं, और माइनस यहाँ पे बच्चों mg है। अब देखो आप एक काम और कर सकते हैं कि ये 2k लैम्डा Q बाई बच्चों D जो है उसको बाहर निकाल लो, तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स बाई डी, 1 प्लस एक्स बाई डी माइनस mg। तो अगर आप d कॉमन लोगे तो ये x बाई डी हो जाएगा ना बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें आप ये वाला देखो बच्चों, ये जो पूरा वैल्यू है आपको ये 2k लैम्डा क्यू बाई डी, देखो इक्वेशन 1 से 2k लैम्डा क्यू बाई डी जो है वो mg के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आपका एफ नेट है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इस पूरी चीज को आप mg लिख सकते हो। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, देखो एफ नेट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चों पूरा उठ के ये mg हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस एक्स बाई डी हो जाएगा, और ये बच्चों माइनस mg हो जाएगा, है ना। अब इसमें से आप देखो mg को बाहर ले लो, कॉमन आ गया, तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू mg बाहर आ गया, अंदर बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाई डी, और ये माइनस 1 बचेगा। अब बच्चों एलसीएम लो जरा, तो ये कितना आ जाएगा mg 1, ये एलसीएम जाएगा ऊपर, तो ये माइनस बच्चों कितना हो जाएगा, ये माइनस 1 माइनस एक्स बाई डी डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स बाई डी, तो यहाँ से ये 1 और ये 1 तो कैंसिल हो गया, तो माइनस साइन बाहर आएगा, तो एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस mg x बाई डी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स बाई डी, है ना बच्चों। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज बोला गया हमसे कि ये जो d है, ये जो d है बच्चों, मतलब ये आपने क्या किया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, तो ये जो x है जो आपने डिस्प्लेसमेंट किया है ये बहुत स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट है, मतलब d से बहुत छोटा है ना। तो हम अगर बोल रहे हैं कि स्लाइटली डिस्प्लेस किया है तो इसका मतलब जो आपका x है इट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन d, इट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन d। तो यहाँ से ये इम्प्लाई हो रहा है कि बच्चों x बाई डी का जो रेशियो है इट इज वेरी वेरी लेसर देन 1। तो अगर x बाई डी जो है वो बहुत छोटा है 1 से, तो यहाँ से ये x बाई डी वाला टर्म जो है बच्चों उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, नेग्लेक्ट। तो आप इसको नेग्लेक्ट कर दो, उड़ा दो, तो ये जो नेट फोर्स है बच्चों अब वो क्या बचेगा, अगर ये नेग्लेक्ट कर दिया तो ये बचा
माइनस mg/d इंटू एक्स। अब देखो बच्चों, ये जो है ये स्पेशल टाइप का फॉर्मेट का फोर्स आपको नजर आ रहा होगा। जब आपका एसएचएम होता है बच्चों, एसएचएम, तो एसएचएम में जो नेट फोर्स होता है बच्चों वो माइनस के डैश इंटू एक्स आता है। वहां पे के एक्स लिखते थे आप, तो यहाँ पे आप के से कंफ्यूज मत हो, ये वाले के से। ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और ये आपका एसएचएम का कांस्टेंट है। तो ये एसएचएम के कांस्टेंट के लिए मैंने के डैश लिख दिया। तो अगर आपका एफ नेट ऐसा होता था तो याद करो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था 2 पाई रूट ओवर m/k डैश, है ना बच्चों, ये आपको याद होगा। अब ये आप इसको कंपेयर करोगे इससे, तो के डैश की वैल्यू है कितनी भाई, के डैश की वैल्यू है mg/d। तो ये उठा के इसमें पुट कर दो तो आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा। तो टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों 2 पाई रूट ओवर m/k डैश, और के डैश है mg/d, तो d ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो ये m और m कैंसल। तो फाइनली जो टाइम पीरियड है आपका इस सवाल का वो आ जाएगा d/g। तो टाइम पीरियड ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट d/g। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो ये इस प्रॉब्लम का आंसर है। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर है कि इसको हमने कैसे निकाला है। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये पूछा गया आपसे कि ये आपकी एक चार्ज रिंग है, क्यू चार्ज है, इसमें रेडियस आर है और सेंटर पे क्यू माइनस क्यू एम चार्ज रखा है। तो सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो बच्चों यहाँ पे सेंटर पे नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। ये तो हमें समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद आपसे ये बोला गया कि इफ वी डिस्प्लेस द चार्ज माइनस क्यू अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग, ये इसकी एक्सिस है जो लाइन बनी हुई है, अगर इस एक्सिस के अलोंग हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें, है ना, वर्ड स्लाइटली का मतलब समझना बच्चों, क्योंकि यूज होता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये ऑसिलेशन करेगा और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा ये बताना। अब ये ऑसिलेशन क्यों करेगा बच्चों, कि जैसे ही आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे एक्स, तो ये माइनस क्यू है, तो आपको पता है एक्सिस ऑफ रिंग पे अवे फ्रॉम द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा बच्चों वो पीछे की तरफ लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, ये आपको पता है। तो वापस ये सेंटर पे आएगा, फिर सेंटर पे रुकेगा नहीं, स्पीड आ जाएगी तो पीछे निकल जाएगा, फिर फोर्स आगे की तरफ लगने लगेगा क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ होती है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आगे की तरफ, तो फिर ये आगे आएगा और इस तरीके से ये आगे पीछे ऐसे ऑसिलेशन करेगा एक्सिस पे। तो आपको टाइम पीरियड ऑफ ये ऑसिलेशन बताना है। फिर से वही बात, अगर बच्चों हम इसको एसएचएम तक ले आए इस फॉर्मेट तक, तो के डैश मिल जाएगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम m/k डैश लगा देंगे। तो चलिए निकालते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर किसी भी x दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, है ना, किसी भी x दूरी पे, वो उसका फॉर्मूला आप जानते, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है किसी भी x दूरी पे k q x, q इज द चार्ज ऑन द रिंग, डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, है ना, ये तो आपको पता ही है। तो आपने इसको डिस्प्लेस किया राइट साइड, तो राइट वाली डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव हो गई और लेफ्ट वाली डायरेक्शन बच्चों नेगेटिव हो गई, है ना, ये तो हमें पता है। तो नेट फोर्स जो लग रहा है वो पीछे की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ क्यू ई, तो यहाँ पे क्यू जो है वो साइन के साथ माइनस है, तो आपको पीछे माइनस के साथ लिखना पड़ेगा, तो माइनस क्यू इंटू ई। तो बच्चों जो ये ई है इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ऊपर हमने लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू स्मॉल क्यू इंटू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको वर्ड यूज किया गया स्लाइटली डिस्प्लेस। स्लाइटली डिस्प्लेस मतलब ये x जो है ये रेडियस से बहुत कम है, यानी कि x इज वेरी वेरी स्मॉल, x इज वेरी वेरी स्मॉल देन r। और अगर ऐसा है तो एक्स स्क्वायर फिर बहुत स्मॉल होगा किससे बच्चों, आर स्क्वायर से। तो आप बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो आप एक्स स्क्वायर को बच्चों नेग्लेक्ट कर सकते हो, है ना, तो इसको आप उड़ा दो, इसको नेग्लेक्ट कर दो। तो जब आप इसको नेग्लेक्ट करोगे तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा रिजल्ट बच्चों, देखिए। तो नेट फोर्स विल बिकम माइनस के क्यू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये बचा आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये 2 और ये स्क्वायर कैंसिल, तो नेट फोर्स आपका बचा बच्चों माइनस के क्यू क्यू बाई आर क्यू मल्टीप्लाइड बाई एक्स।
तो ये बच्चों k डैश है। देखो ये वैसे ही आ गया माइनस k डैश इंटू एक्स, तो यहाँ पे आपको k डैश की वैल्यू मिल गई, वो है k क्यू क्यू बाई आर क्यू। अब अगर आपको k डैश मिल गया है तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले पुट कर दो, तो 2 पाई रूट ओवर m बाई k डैश। तो k डैश की वैल्यू है बच्चों k क्यू क्यू, और नीचे आर क्यूब है तो ऊपर चला जाएगा तो एम आर क्यूब। तो ये बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया आपका 2 पाई अंडर रूट एम आर क्यूब अपॉन के क्यू इंटू स्मॉल क्यू। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये टाइम पीरियड वाले सवाल पूछे जाते हैं और इनको सॉल्व किया जाता है ना। अब आपको शायद इसमें परेशानी नहीं होगी। देखिए बच्चों, एक बढ़िया क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन वो क्वेश्चन करने से पहले उस क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा था। तो होता क्या है कि अगर आप देखें तो इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन में ऐसे हॉरिजॉन्टल में रिंग प्लेस की हुई थी, मतलब ये हॉरिजॉन्टल रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टली रखी गई है, और ये रिंग जो है बच्चों वो चार्ज है, और इस रिंग का ये जो है बच्चों ये एक्सिस है ना, रिंग की रेडियस वही आपका आर और ये एक्सिस है। तो एक्सिस पे अगर कोई चार्ज आप Q और मास M आप प्लेस्ड करोगे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये बताइए। तो आप बोलोगे सर देखिए ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज है तो QE फोर्स लग सकता है, बिल्कुल सही है। और नीचे आपका बच्चों जो इलेक्ट्रिक mg फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो लगेगा। तो ये ऐसा हो सकता है कि mg और QE जो है बच्चों वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें और नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। अब आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी इक्विलिब्रियम पोजीशंस आर पॉसिबल, तो यहाँ पे कितनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पॉसिबल हो सकती हैं, एक, दो या उससे ज्यादा, या एक भी पॉसिबल नहीं हो सकती, ये कैसे पता चलेगा। तो एक्चुअली में आप थोड़ा रिंग का ग्राफ देखिए, जो मैंने आपको ग्राफ बनाया था, वहां से आपको पता चलेगा कि कितनी इक्विलिब्रियम पोजीशंस पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, ये पूछा नहीं गया था सवाल, ये तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि हाउ मेनी इक्विलिब्रियम पोजीशंस, इक्विलिब्रियम पोजीशंस आर पॉसिबल, तो कितनी इक्विलिब्रियम पोजीशंस बच्चों पॉसिबल है ना, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसकी कुछ कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशंस की जो नंबर है वो अलग अलग है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको इसका इससे रिलेटेड ग्राफ याद है तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इसका जो ग्राफ है, अगर मैं एक साइड का बनाऊं E वर्सेस X का, हमने बच्चों ग्राफ बनाया था अगर आपको याद हो, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता था। पहले सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी, इन्फिनिटी पे भी जीरो होती थी, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता था अगर आपको याद हो जिसमें x की वैल्यू जो होती थी r बाई रूट टू हो जाती थी, तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों मैक्सिमम मिलती थी, मैक्सिमम, यानी रिंग के कारण इससे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना पॉसिबल नहीं। तो इसमें अगर ये केस हो जाए कि पहला केस अगर मैं आपसे बोलूं कि जो इसमें E मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो E मैक्सिमम जो है और उसमें अगर आप E मैक्सिमम में चार्ज का मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स मिलेगा, और नीचे की तरफ आपका फोर्स लग रहा है mg, बट अगर mg जो है वो ग्रेटर देन QE मैक्सिमम हो जाए, यानी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाइड करने के बाद चार्ज को, और वो mg से छोटा ही रहे, mg उससे भी बड़ा है, तो सोचो ये कभी भी, जब mg हमेशा बड़ा है तो नीचे की तरफ वाला फोर्स mg वाला वो हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स से भी बड़ा है ये, तो हर जगह पे हर फोर्स से ही बड़ा होगा, तो पार्टिकल नीचे ही खिसक आएगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो अटेंड ही नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और mg फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ही नहीं पाएंगे भाई, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर ऐसा है कि mg मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करने के बाद चार्ज का जो मैक्सिमम फोर्स गेन होता है वो भी mg से छोटा ही है, तो हर जगह पे लगने वाला फोर्स हमेशा mg से छोटा होगा, और हमेशा mg से छोटा होगा तो नेट फोर्स हमेशा mg के डायरेक्शन होगा, मतलब नेट फोर्स कभी भी जीरो हो नहीं सकता है, तो नो इक्विलिब्रियम पोजीशन कैन बी अटेन। तो इस केस में अगर ये कंडीशन है कि mg हमेशा QE मैक्स से ही बड़ा है, तो आप बोल सकते हो नो इक्विलिब्रियम पोजीशन, नो इक्विलिब्रियम पोजीशन कैन बी अटेन। फिर इक्विलिब्रियम में आना तो पॉसिबल है ही नहीं ना भाई,
नो इक्विलिब्रियम पोजीशन कैन बी अटेन्ड, है ना बच्चों। आपको आई होप बात समझ में आया होगा। फिर इसमें दूसरा केस क्या हो सकता है, सेकंड केस, कि सेकंड केस ये हो जाए कि अगर जब आपका mg है ये इक्वल्स टू क्यू ई मैक्स हो जाए, तो आपको यहाँ पे देखो जो ई मैक्स की है वो एक ही वैल्यू पे पॉसिबल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज आर बाई रूट टू। यानी जब ये आर बाई रूट टू पोजिशन पे होगा बच्चों, केवल तभी आपका जो mg फोर्स है वो क्यू ई मैक्स को कैंसल आउट कर पाएगा और इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेंड हो पाएगी। तो एक ही पोजीशन पॉसिबल हो सकती है और कोई पोजीशन पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो अगर mg जो है वो QE मैक्स के बराबर हो जाए तो हम बोल सकते हैं ओनली वन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल, ओनली वन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल, है ना बच्चों। ये आपको बोला गया है। फिर उसके बाद अगर ऐसा हो जाए थर्ड केस में कि जो mg है वो लेस देन QE मैक्स हो जाए, QE मैक्स, तो देखो बच्चों अगर E मैक्स से छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो E मैक्स से कम इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी दो लोकेशन पे पॉसिबल है। देखो एक एक तो ये E की वैल्यू कहां पॉसिबल है, x1 पर, और एक ये E की वैल्यू कहां पॉसिबल है बच्चों, x2 पर। तो E मैक्स से कम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दो लोकेशन पे पॉसिबल हो सकती है, यानी कि दो लोकेशन पर QE की वैल्यू पॉसिबल है जब वो mg के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे दो इक्विलिब्रियम आ सकता है, एक बार mg के बराबर, लेकिन वो तब जब mg जो है वो QE मैक्सिमम से छोटा हो। तो आपका बच्चों ऐसा हो सकता है कि ये x1 पोजीशन है तो यहाँ पे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करें। फिर आपका एक पोजीशन और पॉसिबल है यहाँ पर x2, यहाँ पे भी आपका जो mg है और QE है एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, क्योंकि QE दो जगह पे इक्वल हो सकता है mg के, क्योंकि mg लेस देन है QE मैक्स से। तो फिर कितनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पॉसिबल है बच्चों, दो, है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन टू इक्विलिब्रियम पोजीशन इज पॉसिबल। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो क्यों पॉसिबल है, जब आपका बच्चों क्या होगा, आपका बच्चों mg जो है वो लेस देन QE मैक्स है। अगर mg QE मैक्स से बड़ा है तो कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं हो सकती, बराबर है तो एक ही इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकती है, और अगर छोटा है तो दो इक्विलिब्रियम पोजीशन पॉसिबल हैं, है ना बच्चों। तो आई होप पहले तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन जो पूछा गया था वो इससे रिलेटेड था, इसलिए मेरे को ये पहले समझाना पड़ा। अब क्वेश्चन क्या आया था बच्चों, मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन जो है इसमें उन्होंने ये बोला था कि हॉरिजॉन्टली एक रिंग प्लेस की गई है जिसको चार्ज किया गया है और उसकी रेडियस जो है बच्चों वो r है और उसकी ये एक्सिस है, ठीक। और यहाँ पर आपका जो चार्ज है q और कॉमा मास उसका m, ये प्लेस किया गया है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको बताया गया है, ठीक। उसके बाद फिर ये आपको बोला गया है कि इसमें दो इक्विलिब्रियम पोजीशन पॉसिबल है ना। मतलब ये आपको कंडीशन दे दी है क्वेश्चन में कि जो mg है इट इज लेस देन QE मैक्स, ये उसमें बोला गया था क्वेश्चन में। तो अगर ये आपको बताया गया तो आप तुरंत समझ जाओगे कि टू इक्विलिब्रियम पोजीशंस आर पॉसिबल। तो उन्होंने बोला भी था कि दो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पर फिर उन्होंने ये बोला था कि फॉर टू इक्विलिब्रियम पोजीशन, फॉर टू इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन x1 and x2, which of the following option is correct, which of the following option is करेक्ट। तो आपसे पूछा गया कि भाई कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो आपको ऑप्शन दिए गए, ए ऑप्शन x1, मतलब यहाँ पे उन्होंने बोल दिया था ये बच्चों आपका x1 है पहला इक्विलिब्रियम पोजीशन, और एक और पोजीशन है जो आपका x2 पर है। तो ये दो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो x1 एंड x2 both are
स्टेबल इक्विलिब्रियम, दोनों स्टेबल इक्विलिब्रियम है, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन, x1 एंड x2 बोथ आर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दोनों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये बताना है बच्चों। फिर सी ऑप्शन, x1 इज स्टेबल एंड x2 इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो x1 स्टेबल इक्विलिब्रियम है, x2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये पूछा गया था। और डी, x1 इज अनस्टेबल एंड x2 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आपका चौथा ऑप्शन था। अब देखो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बताना है। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो सॉल्यूशन में ये ग्राफ आप ड्रॉ करके देख लो, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर आगे की कहानी समझ में आएगी। तो आपको ये तो पता चल गया कि दो इक्विलिब्रियम पोजीशन पॉसिबल हैं। यहाँ पर क्यों पॉसिबल है, क्योंकि mg क्यू मैक्स से छोटा है, यानी कि ई मैक्स जो था उससे ई यहाँ पर कहीं पे q इंटू ई जो है वो उसको बैलेंस कर पाएगा। और इस ई की वैल्यू जो है वो दो जगहों पे पॉसिबल हो सकती है, एक ही आपका x1 दूरी पर और बच्चों एक ही आपका x2 दूरी पर। तो इन दोनों पोजीशन पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। अब कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल उसको देखते हैं। तो आप स्लाइटली डिस्प्लेस करके देखो, स्टेबल और अनस्टेबल का कॉन्सेप्ट तो यही है जो आपने 11th में पढ़ा है। अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, इसका मतलब वो स्टेबल है, और अगर अपनी पोजीशन पे वापस ना आए इसका मतलब वो अनस्टेबल है। अच्छा एक बात और आपको हमेशा ही पता है कि mg फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, तो उसकी वैल्यू कहीं भी चेंज होने वाली नहीं है। तो आप ध्यान से देखो, जब आप x1 पे थे तो आप इसको x1 पे होते हुए आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करो बच्चों, थोड़ा सा ऊपर ले जाओ x। तो अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करूं तो x1 से x आगे ले जाऊं, तो देखो ग्राफ में आप थोड़ा सा आगे चले गए। जब आप आगे गए तो ध्यान से देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है x1 पे x खिसकाने पे E1, ये E से बड़ी आ रही है, देखो ये वैल्यू बढ़ गई। तो मतलब QE की वैल्यू भी बढ़ गई, मतलब ऊपर वाला लगने वाला फोर्स बढ़ गया। पहले यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस कैंसल आउट कर रहे थे, ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स। और जैसे ही आपने स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो ऊपर वाला जो फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई है तो वो फोर्स भी बढ़ जाएगा बच्चों। तो ये पार्टिकल mg तो कांस्टेंट है, mg तो बढ़ा नहीं, तो mg से बढ़कर फोर्स और बढ़ गया ऊपर की तरफ। अगर फोर्स और बढ़ गया तो वो पार्टिकल ऊपर चला जाएगा, तो फिर अपनी पोजीशन तो आएगा ही नहीं, जबकि QE को जो था वो कम होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्योंकि QE1 जो होगा बच्चों वो ग्रेटर देन QE हो जाएगा, और QE इज इक्वल टू mg था इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो mg से QE1 जो है वो बढ़ गया, तो ऊपर की डायरेक्शन में ही लग रहा है फोर्स, बढ़ गया तो ये पार्टिकल अब ऊपर चला जाएगा, तो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो x1 है बच्चों ये अनस्टेबल है। तो देखो डी ऑप्शन में अनस्टेबल या फिर बी ऑप्शन। अब हमें समझ में आया कि ए और सी तो नहीं हो सकते, बी या डी होंगे। अब हम x2 पे चेक करते हैं, तो जरा x2 पे चेक करें, तो x2 से ऊपर जाए x, यानी इस x2 से आगे चले गए और x। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई E2, मतलब आपका जो QE2 है बच्चों वो लेस देन QE है, विच इज इक्वल टू mg, मतलब ये mg से कम हो गया। तो mg का फोर्स ज्यादा है तो नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा, यानी ये अपनी पोजीशन पे लौट के आएगा वापस। इसका मतलब x2 जो है बच्चों वापस आ रहा है, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो x1 कैसा है बच्चों, अनस्टेबल, और x2 कैसा है, स्टेबल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये, अब कई बार ये क्वेश्चन जब पढ़ते हैं बच्चे तो उनको यही समझ में नहीं आता कि दो इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे हैं, वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। तो कोई भी कंडीशन आ जाए आपको याद रहनी चाहिए, और ये जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था। तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि इसका हम सॉल्व कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, है ना। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, तो याद रखेंगे। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। तो बच्चों इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, है ना। अच्छा सवाल था।